नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक नए एयरपोर्ट से, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के केलाकरई को चुना है नए एयरपोर्ट के लिए। और अगर ये लैंड सूटेबल रहती है तो यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्टेट गवर्नमेंट एक नए एयरपोर्ट को सेटअप करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने प्रपोजल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में पहुंचाया था, ताकि वो यहाँ पर स्टडी या फिर इवैल्यूएशन काम स्टार्ट करें। और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कई सारी लोकेशंस को असेस किया है और उसमें से 2 लोकेशंस को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से केलाकरई को पोटेंशियल लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। 500 से 600 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर चाहिए होगी एयरपोर्ट को बनाने के लिए। इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और फर्दर इवैल्यूएशन के लिए इसको तमिलनाडु सरकार के पास सबमिट किया गया है। अगली दोस्त अपडेट जम्मू एंड कश्मीर से है, जहां पर सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का काम फास्ट बेसिस पर डाल दिया गया है और अब एनएचपीसी लिमिटेड ने इसके लिए 5,129 करोड़ रुपीस का टेंडर फ्लोट किया है। तो दोस्तों, वैसे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर भारत सरकार का कुछ खास फोकस नहीं था, लेकिन जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है तब से इसके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ काम होता ही रहा है। अभी आपको यहाँ पर और तेजी से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,856 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और कुल मिलाकर 2 फेजेज में इसको तैयार किया जाएगा। 22,700 करोड़ रुपये से ऊपर की इस पर इन्वेस्टमेंट होने वाली है। फिलहाल डाइवर्जन टनल्स, रोड्स, डैम्स, एक्सेस टनल्स, इस तरह के अलग अलग कामों के लिए यहाँ पर टेंडर फ्लोट किया गया है। अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर ही टेंडर के अंदर बताएगी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अगली दोस्त अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देहरादून से मसूरी के बीच एक नए हाईवे को अप्रूवल दे दी गई है। और से बताया गया है कि 3,500 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हाईवे स्पेसिफिकली देहरादून के झाझरा से मसूरी के गांधी चौक के बीच बनेगा। 42 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 2 टनल्स जहां पर जो बनाई जाएंगी वो इसकी मेन हाईलाइट होंगी। इनमें से एक 2.9 किलोमीटर लंबी होगी जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक के नीचे बनेगी, जबकि दूसरी 2 किलोमीटर लंबी होगी जो कि एवरेस्ट हाउस टच के आगे बनाई जाएगी। फिलहाल दोनों सिटीज के बीच 34 किलोमीटर का एक हिल रोड ऑपरेशनल है, पर क्योंकि हिली ट्रेन के चलते उसको एक्सपांड नहीं किया जा सकता है और क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली चौकड रहता है ट्रैफिक के कारण, तो इसी के चलते नए हाईवे बनाना यहाँ पर जरूरी हो चुका था। जो एक बार जब बन जाता है तो इसके चलते दोनों सिटीज के बीच ट्रैवलिंग टाइम जो अभी 90 मिनट के आसपास है वो कम होकर 60 मिनट तक आ जाएगा। अगली दोस्त अपडेट केरला से है, जहां पर अभी एक और नई बड़ी पोर्ट को सेटअप किया जाएगा केरला सरकार के द्वारा और इसको लेकर मालाबार इंटरनेशनल पोर्ट लिमिटेड के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया गया है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल केरला की तीसरी इंटरनेशनल पोर्ट होगी, कोची और विजिंजम पोर्ट के बाद। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको तैयार किया जाएगा, जहां पर 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके लिए एयरमार्क की गई है। मेनली सी एरिया में आपको बनती दिखाई देगी। कुल मिलाकर 3 फेज में इसको बनाने की बात की गई है, जहां से पहले फेज के ऊपर ही मेन काम होना है। 3,742 करोड़ रुपीस पहले फेज के ऊपर खर्च किए जाएंगे। बाकी ओवरऑल तीनों फेज को मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होगी। बर्थ, कार्गो हैंडलिंग सिस्टम्स, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नेविगेशनल एड्स, इस तरह का सारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही फेज में तैयार होगा। मालाबार इंटरनेशनल पोर्ट और एसईजेड लिमिटेड को यहाँ पर एसपीवी के रूप में फॉर्म किया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सारा काम किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट गोवा से है, जहां पर दोस्तों गोवा के अंदर अभी एक और नया कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है और इसे स्टेट ओन्ड ऑयल एंड ओएनजीसी के द्वारा सेटअप किया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यूजुअली ओएनजीसी के द्वारा इस तरह काम नहीं किए जाते हैं। बेसिकली साउथ गोवा के बैतूल में वो एक एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ऑपरेट करते थे और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन खाली थी तो उसी पर उन्होंने इस कन्वेंशन सेंटर को सेटअप कर दिया है। ऑलमोस्ट 250 से लेकर 270 एकड़ के एरिया में फैला है। ओवल शेप इसे दी गई है और ऐसा बताया गया है कि पूरे कैंपस में कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ एग्जीबिशन हॉल, मैनेजमेंट डेवलपमेंट फैसिलिटी और हेलीपैड जैसी चीज़ें भी बनाई गई हैं। 4,000 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। ओवरऑल इसके चलते होगा ये कि लार्ज कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस और अलग अलग टाइप के इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर टाटा मोटर्स की नई कार फैक्ट्री अभी बनकर तैयार हो चुकी है, स्पेसिफिकली इसका पहला फेज, और आज तमिलनाडु के सीएम के द्वारा इस फैक्ट्री को इनॉग्रेट भी किया गया है। तो दोस्तों, ये फैक्ट्री रानीपेट डिस्ट्रिक्ट के पनापक्कम सिपकोट इंडस्ट्रियल एस्टेट में बनकर तैयार हुई है और देश में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्ड फैक्ट्री है, क्योंकि 2024 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अब तैयार भी हो गई है। टाटा मोटर्स तो उनकी कार यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा ही करेगा, साथ साथ जैगुआर लैंड रोवर जो कि टाटा की सब्सिडरी है, उनकी कार्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। हालांकि पहले जब इस फैक्ट्री को लेकर प्लान्स अनाउंस किए गए थे तो उसमें डिसाइड ये हुआ था कि सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर की कार्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, पर बाद में टाटा ने प्लान्स को चेंज किया और अब टाटा की कार्स जिसमें ईवी कार्स भी इंक्लूडेड हैं वो सब यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगी। 2.5 लाख के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी एनुअली।
9,000 करोड़ रुपए टाटा यहाँ पर खर्च कर रहा है और ओवरऑल इसके चलते 5,000 से ज़्यादा जॉब्स आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान अनवेल किया है गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर, और डिसाइड ये किया गया है कि इस एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे की लाइंस पर ही डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे एक रोड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रोपेल करता है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस तरह की सिटीज इसी एक्सप्रेसवे के अगल बगल बनी है। इसके अलावा न्यू नोएडा, न्यू आगरा, राय अर्बन सेंटर, इस तरह के जो नए अर्बन सेंटर्स है वो भी इसके अगल बगल बनेंगे। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल जोन्स, कमर्शियल हब्स वो भी इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल बन चुके हैं और बन भी रहे हैं, और उन्हीं सिमिलर लाइंस पर गंगा एक्सप्रेसवे के भी अगल बगल काम करने की बात कही है। इनफैक्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स को लेकर तो लैंड एक्विजिशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी जो रेजिडेंशियल हब्स या फिर जो कमर्शियल हब्स हैं, अब उनको लेकर भी यहाँ पर काम किए जाएंगे। अगर ये प्लान मटेरियलाइज हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि यूपी का खुद का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट भी यूपी से ही है, जहां पर होम ग्राउंड कंपनी SAEL लिमिटेड एक नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और इसको लेकर इनके ऑफिशियल्स के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये प्रपोजल यूपी सरकार के पास काफी पहले ही आ चुका था, इसको अभी कुछ महीने पहले ही अप्रूवल मिली थी, और अब इसके लिए क्योंकि फाउंडेशन रख दिया गया है तो अब ये पक्का है कि ये फैक्ट्री बनेगी ही बनेगी। ये एक इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री होगी, जहां पर सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स दोनों ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दोनों की कैपेसिटी 5-5 गीगावाट की होगी, यानी कुल मिलाकर इसकी कैपेसिटी 10 गीगावाट के आसपास होगी। 8,200 करोड़ रुपये की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और एक बार जब तैयार हो जाती है तो 4,250 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर भीलवाड़ा के रूपाहेली में एक नया टेक्सटाइल पार्क सेटअप किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, और इस टेक्सटाइल पार्क को लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आ चुकी है। तो दोस्तों ये टेक्सटाइल पार्क 1200 से ज़्यादा बीघा के एरिया में फैला होगा, जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रोड्स, पार्किंग इनके बीच में लैंड डिवाइड की गई है। 275 के आसपास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे स्पेसिफिकली टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए। 250 करोड़ रुपीज़ के आसपास की यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, और एक बार जब यहाँ पर फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो जाती हैं तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आपको इसके थ्रू जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर अमेरिकन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी LPL फाइनेंशियल के द्वारा एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप कर दिया गया है, और यहाँ पर वो नेक्स्ट जनरेशन फिनटेक प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे। दोस्तों हैदराबाद के अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बड़े ही तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। हर 2-3 दिन में एक नए GCC की यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। बात करूँ इसकी तो इसके लिए इन्होंने फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 2.75 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड खरीदी है या फिर लीज पर ली है तेलंगाना सरकार से, और वहीं पर ये GCC सेटअप किया गया है, जहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, AI इंजीनियरिंग, डेटा प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरिया में लोगों को हायर किया जा रहा है। 2500 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट एक नई स्पेस सिटी को तैयार करेगी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसको लेकर बताया गया है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसका पहला फेज लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों स्पेस सिटी काफ़ी बड़ी स्केल की स्पेस सिटी होगी, जो फैली होगी 15,000 एकड़ के एरिया में। स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए ये एक हब होगा, जहां पर इनिशियली आपको सैटेलाइट असेंबली, इंटीग्रेशन यूनिट्स, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैब्स, R&D सेंटर्स, इंक्यूबेशन हब्स, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज और कुछ एंसिलरी यूनिट्स बनती हुई दिखाई देंगी। पहला फेज 2800 एकड़ के एरिया में फैला होगा, और उसमें से भी 570 एकड़ का एरिया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसी को ही लॉन्च किया जाएगा, और इस फेज के ऊपर 140 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।